हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि पिंकू भाई कहाँ गया था और कैसे मिला। तो साल 2003 का 6 साल का मैं अपनी माँ के साथ पहली बार कोलकाता की ओर रवाना हुए। गांव के शांत माहौल से अचानक उस शोरगुल भरे शहर की तरफ जाना मेरे लिए किसी सपने जैसा था। लेकिन यह सपना मीठा नहीं था, ये था अपने खोए हुए भाई पिंकू को ढूंढने का सपना। उस सफ़र में माँ की आंखों में चिंता और मेरे आंखों में जिज्ञासा और डर साथ साथ चल रहे थे। स्टेशन की भीड़, बसों का शोर, चौराहों की भागदौड़, सब कुछ नया था। लेकिन हमारा मकसद साफ था, पिंकू भैया को ढूंढना है। कोलकाता में पहले से ही मेरे पापा और मेरा एक और बड़ा भाई मौजूद थे। सब ने मिलकर जगह जगह तलाश की। जहाँ पिंकू भैया ने कभी काम किया करता था वहाँ पूछताछ की, पुराने साथियों से बात की, हर चौक चौराहे को छाना, लेकिन पिंकू भैया कहीं नहीं मिला। कई दिन बीते, थकान ने शरीर तोड़ा, लेकिन दिल की बेचैनी को और तेज कर दिया। हर रात माँ चुपचाप रोती और मैं चुपचाप माँ का आंसू देखता, कुछ समझते हुए कुछ नहीं भी। कोलकाता की उस पहली यात्रा ने मेरे को बहुत कुछ सिखा दिया था। दुनिया कितनी बड़ी है, रिश्ते कितने अनमोल हैं, और तलाशें हमेशा पूरी नहीं होती, लेकिन छोड़नी भी नहीं चाहिए। जब वापस गांव लौटे मैं पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं और ज़्यादा समझदार, संवेदनशील और दृढ़ हो चुका था। भाई, अब मेरे कोलकाता से लौटने के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या क्या बदला, पढ़ाई कैसे चली, परिवार का माहौल कैसा था। फिर भाई, ये मोड़ मेरी ज़िंदगी की इस कहानी में जैसे एक नई उम्मीद की रोशनी लेकर आया है। अब मैं 2006 की उस घटना को बता रहा हूँ जब भाई पिंकू की खबर मिली, और वो भी रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन पर। तो चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। राखी का फ़ोन। साल 2006 था। सूरत शहर में बाढ़ आ गई थी। चारों ओर पानी ही पानी। टीवी और अखबारों में खबरें चल रही थी। सड़कों पर पानी, फैक्ट्रियों में काम बंद, लोग बेघर हो रहे थे। मैं अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। 9 साल की उम्र में मैंने अब तक बहुत कुछ देखा था। गरीबी, माँ के आंसू और अपने भाई पिंकू की याद। राखी का दिन था। बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा का धागा बांध रही थी, लेकिन मेरे घर में हर साल की तरह एक सोनापन था। पिंकू भैया नहीं था, लेकिन तभी एक मेरे ही गांव की एक चाचा और चाची जो मंदिर गया था जल चढ़ाने, लेकिन वो लोग वापस गांव आ रहे थे। आते समय रास्ते में बगल के गांव के एक आदमी ने मेरे घर के लिए एक समाचार भिजवाया। वो चाचा चाची जब गांव आया तो मेरी माँ से उसने कहा, आपका बेटा का फ़ोन आया है। उसने इतना कहकर वो चले गए। माँ ने सोचा कि बड़े बेटे का फ़ोन आया है, ये सोचकर उसने फिर से कुछ काम करने लगी। लेकिन वो चाची फिर से वापस आया और बोला कि आपका बेटा पिंकू का फ़ोन आया है जो खो गया था। माँ ने ये बात सुनने के बाद माँ तुरंत गांव की एक मेरी मौसी लगती है, उसे साथ में लेकर निकल गया उस गांव जहां पिंकू भैया का फ़ोन आया था। फिर उस गांव के आदमी से मिला जिसके पास फ़ोन आया था। वो आदमी ने कहा कि पिंकू ने 3-4 फ़ोन नंबर लिखवाया है, और उस आदमी ने वो फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन लगा नहीं। माँ ने उस फ़ोन नंबर को लिया और वापस अपने घर आ गया और गांव के अशोक नाम के एक लड़के की मोबाइल से फ़ोन लगाया। तो सूरत में किसी सेठ ने उठाया और बोला कि सूरत में पानी भर गया है, तो मैं पिंकू से शाम को बात करा दूंगा। इतना बोल करके वो सेठ फ़ोन रख दिया, और कुछ समय बाद फ़ोन की घंटी बजी। माँ ने उठाया। फिर दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, माँ, मैं पिंकू बोल रहा हूँ, मैं सूरत में हूँ। कुछ पल के लिए घर जैसे रुक गया। माँ की आवाज़ें कांपने लगी, बहनों की आंखों में आंसू आ गए, और मेरा दिल जोर से धड़क उठा। 3 साल की लंबी तलाश, अनगिनत आंसू, हजारों सवाल। उस एक फ़ोन कॉल ने सबको जैसे एक पल में भावनाओं से भर दिया। पिंकू भैया ने बताया कि बाढ़ के चलते हालात ख़राब है, लेकिन वो ठीक है। इतने सालों बाद अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उसकी आंखें भी भर आई थी। मैं उस दिन पहली बार चुपचाप एक कोने में बैठ कर रोया। भैया मिल गए। तो दोस्तों, पिंकू भैया का पता चलने के बाद मेरा बड़ा भैया उसे लेने गए। किस तरह वो दोनों मिले, कब गए, सब कुछ बताऊंगा।